गुजरात प्रदेश के आदरणीय CR पाटिल जी, महामंत्री और मेरे युवा मोर्चा के समय से साथी आदरणीय भाई प्रदीप सिंह वघेला जी, पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारीगण एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और आज मैं एक ऐसी धरती पर आप सबको संबोधित कर रहा हूं जिसने देश को महान सपूत दिए, स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज़ादी से पहले की बात करूं या आज़ादी के बाद की बात करूं, गुजरात और गुजरातियों की भूमिका बहुत बड़ी रही। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको लगभग 10 साल पहले ले चलता हूं। मैं तो उस समय दूसरी बार का सांसद था, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। शायद ही कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ना करना पड़ता। 10 साल पहले देश की स्थिति यह थी कि एक के बाद दूसरा घोटाला नजर आता था। देश के लोग अपने आप को असहाय महसूस करते थे, ठगा हुआ महसूस करते थे। ना देश में नेता दिखता था, ना नीतियां दिखती थी और नीयत में तो उस समय खोट ही नजर आता था। दुनिया को तो क्या भारत पर विश्वास होता, भारतीयों को ही भारत के नेता पर विश्वास नहीं था। ऐसी परिस्थिति में युवाओं को भी अपना भविष्य अंधकार में दिखता था। लेकिन 2013 में जब मोदी जी के नाम की घोषणा हुई, एक गरीब मां के बेटे थे, लेकिन ईमानदारी के कारण, गुजरात के विकास के कारण, गुजरात के सुशासन के कारण वो देश में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। एक उम्मीद देश के लोगों को नजर आई कि मोदी जी आएंगे तो शायद देश बच जाएगा, मोदी जी आएंगे तो हमारे बच्चों का शायद भविष्य अच्छा हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो हमें तो शायद पिछले 60-65 सालों में कुछ नहीं मिला, हमारे बच्चों को ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। एक उम्मीद जगी थी मोदी जी के नाम से। आज 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, जो कभी सोचा ना था वो भी हुआ है। और ये मैं नहीं, आज हर भारतीय कहता था कि कभी सोचा ना था कि पक्का मकान मिलेगा, कभी सोचा ना था शौचालय मिलेगा, कभी सोचा ना था कि रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, कभी सोचा ना था नल से जल मिलेगा, कभी सोचा ना था बैंक का खाता खुलेगा, कभी सोचा ना था 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, कभी सोचा ना था हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा ना था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी पूरा करके दिया है। ये तब हुआ जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर चुना है। जो सोचा ना था वो भी पूरा हुआ है। मित्रों, मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि पहली स्लाइड से शुरू करें। आप पहली स्लाइड में देखेंगे तो 9 वर्षों की पहचान, पिछले वाले में 9 वर्षों की पहचान, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। गरीब मां के बेटे ने सेवा भाव के साथ देश का काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहकर शुरू किया। संसद के भवन के पहले वहां पर माथा टेक कर अंदर गए तो संविधान पर भी शीश झुकाकर कहा कि बाबा साहब के दिए संविधान पर काम करूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा। गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की मेरी सरकार होगी। आज हर कोई व्यक्ति कहता है
ये मोदी सरकार है, ये मेरी सरकार है। ये 9 वर्षों में जो प्रधान सेवक और जनता के बीच का रिश्ता दिखता है, वो मोदी जी की लोकप्रियता को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। और मैं कहना चाहता हूं, ये सेवा भाव के साथ सुशासन के, पारदर्शिता के, जवाबदेही के नए आयाम स्थापित करने के बाद गरीबों का कल्याण करने का काम मोदी जी ने किया है। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। मात्र 1% ही अति गरीबी रेखा के नीचे बचे हैं। ये बड़ा बदलाव पिछले 9 वर्षों में देखने को मिला। नेक्स्ट, अब गरीबों को ना सिक्योरिटी मिलती थी ना डिग्निटी। गरीबों को तो बोझ समझा जाता है अर्थव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि नेहरू जी के समय से लेके इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी जी के समय तक कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया था लेकिन गरीबी नहीं मिटी थी। लेकिन मोदी जी ने उनको निकालने का काम किया। अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात जबकि 15 अगस्त 2014 को तब बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि गरीब का अर्थव्यवस्था से क्या लेना, कांग्रेस के लोग कहते थे। मोदी जी ने बैंक खाते भी खुलाए, 48 करोड़ बैंक खाते खुले। आज उनमें 2 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है। जो कभी ब्याज की मार से नहीं निकलते थे, आज उनको बैंक का खाता सस्ते में ऋण भी मिलता है। स्वनिधि जैसी योजना में गरीब रेडी फड़ी वाले को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बगैर किसी कोलेट्रल के मिलता है और कम ब्याज दर पे मिलता है। डिजिटल पेमेंट से वापस कर दो तो वो भी, उससे भी मुक्ति मिलती है। ये तब हुआ, गरीब को बोझ नहीं, अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने का काम किया है। नेक्स्ट देखिए, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई। पाई पाई बचाने का काम कैसे होता है साहब? 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हमने राशन कार्ड जो फर्जी थे, हमने उसकी, जो लोग फर्जी खाते वाले थे उनको बाहर निकाला, वो तो किया है। लेकिन मिशन सबसे बड़ा हमारे सामने क्या था? कोविड वैक्सीन। कोविड महामारी ने दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अब जान बचाएं कि अर्थव्यवस्था बचाएं, ये लोग कहते थे, मीडिया के मित्र भी कहते थे। मोदी जी ने गरीबों को भूखमरी से भी बचाया और महामारी से भी बचाया। 2 वैक्सीन देश में बनाई भी, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, 160 देशों को वैक्सीन पहुंचाई भी, आज दुनिया के साथ वैक्सीन मैत्री निभाई भी। और सुंदर पिचाई जी ने आकर कहा मुझसे जहां यहां पर कि भाई मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, मैं तो सिलिकॉन वैली में बैठ के भी अपने सर्टिफिकेट की कॉपी जेब में लेकर चलता हूं, हार्ड कॉपी। मोदी जी ने तो कोविन ऐप पर डिजिटल कॉपी दे दी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। भारत की छवि कहां पहुंच गई? वैक्सीन दी भी, दवाइयां भी दी और डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। नेक्स्ट, अब ये बिना भेदभाव से दिया। नेक्स्ट, अब मित्रों मकान, कल रात को बारिश हुई तो आपको लगा कि बहुत अच्छा मौसम हो गया अहमदाबाद में, लेकिन जैसे ऋतुएं बदलती हैं, हिंदुस्तान में मौसम बदलता है तो कईयों की मुसीबत भी बढ़ती थी। भीषण गर्मी में लू से गरीब जलता था, शीतलहर की ठंड से ठिठुरता था, बारिश की बूंदों से उसका चूल्हा से लेके उसका बिस्तर तक गीला हो जाता था, और सर्दी में ओस की बूंद बूंद से उसको ठंड से कांपना पड़ता था। महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये कहूंगा महिलाओं का सपना भी पूरा किया, और 75% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई और बाकी ज्वाइंट खाते में हुई। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मुसीबतों से मुक्ति और उनको आनंद भी दिया है। आगे, अब शौचालय, कभी आप ट्रेन से भी जाते थे, 7 वाली पटरी पे लोग शौच खुले में करने बैठते थे। सड़कों पे जाओ तो ये हालत होती, खेतों में जाओ तो ये हालत होती थी। खुले में शौच करने वाले 70 करोड़ लोग भारत में थे।
क्या शौचालय बनाना भी इतनी बड़ी बात थी? मोदी जी ने आके शौचालय 12 करोड़ परिवारों को बना कर दिए और बहनों को इज्जत घर बहनों ने नाम लिखा, क्योंकि उनको सुबह सुबह 3-3 घंटे पहले उठकर जाना पड़ता था सूर्योदय से पहले। छेड़खानी की घटनाओं से लेकर बलात्कार की घटनाएं भी उस समय होती थी। बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था क्योंकि शौचालय की सुविधा नहीं थी। इज्जत भी बचाई और स्वाभिमान भी बढ़ा आगे। ग्रामीण इलाकों में जहां 40% भी नहीं था वहां 100% कर दिया है, ये बहुत बड़ी सुविधा आगे। बीमारियां की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मैं गांव से आता हूं बहनों और भाइयों, हम लोग भी कुएं से नहाने जाना, पानी सिर पे उठा के लाना, मेरी वाली पीढ़ी तक भी यही था। आज तो लेह लद्दाख के 15,000 फीट की हाइट पर देखेंगे, हिमाचल के 16-17,000 फीट की हाइट पर देखेंगे तो वहां पर भी नल से जल पहुंचाने का काम देश के 12 करोड़ घरों में मात्र 4 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेस 70 साल में 2.83 करोड़ घरों तक ही पहुंचा पाई थी, हमने 4 सालों में 12 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया है। आगे जल से मैं एक बात कहूंगा, आपने कहावत तो सुनी होगी, जल ही जीवन है। यहां तो जीवन ही जल लाने में निकल जाता था। आप सोचिए उन परिवारों का जिसको खुले में शौच करने जाना तो कई घंटे, जिसको लकड़ी लानी चूल्हा जलाने के लिए तो उसके लिए समय, पानी लाना तो उसके लिए समय, घर कच्चा हो तो पानी जो गिर रहा है उससे बचाने के लिए समय बर्बाद करना। आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाती थी। मुसीबतों का पहाड़ खत्म नहीं होता था, लेकिन मोदी जी ने धुएं से मुक्ति दिलाई। उज्ज्वला योजना 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को दी, बहनों को दी, और कुल मिलाकर 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे 2014 तक, अब 31 करोड़ 36 लाख हो गए हैं आगे। और हमने गैस में भी 200 रुपए की सब्सिडी अगले 1 साल तक और कर दी है महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला सिलेंडर में। अभी राशन की मैं बात करूं तो पूरे यूरोप की जनसंख्या ले लोगे तो उससे ज्यादा लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज कोविड के समय मोदी सरकार ने दिया। भूखमरी महामारी दोनों से बचाया। 4 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन मोदी जी ने गरीबों को बचाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे भाई और बहनों। नेक्स्ट, ये रशिया, अमेरिका, इनकी आबादी को भी जोड़ लोगे तो उससे भी बड़ी योजना यहां पर है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जहां 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। आशीर्वाद तो देश में मिलता था, आयुष्मान भव, लेकिन आयुष की चिंता कोई नहीं करता था। गरीब की जो बचत थी, जो पूंजी थी गाड़ी कमाई की, वो इलाज में ही चले जाती थी, कई बार तो कर्जे में डूब जाता था। आज 60 करोड़ लोग मुफ्त में इलाज कराते हैं और इसमें से अब तक 4.5 करोड़ लोग मुफ्त में इलाज करवा चुके हैं। हजारों करोड़ रुपया गरीबों का बचाया तो मोदी सरकार ने बचाया है। आगे सैनिटरी पैड की मैं बात करूं, बहनों को तो क्या, भाई बहन परिवार सब में टैबू होता था समाज में भी कि नहीं इसके बारे में बात नहीं करनी है। आज हमारी सरकार की फ्रंटलाइन स्कीम है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मिलते मात्र 1 रुपये में, पूरे देश भर की बहनों और महिलाओं को देने का काम यह मोदी सरकार ने किया। नेक्स्ट, जन औषधि केंद्र, सेवा भी और रोजगार भी, हजारों लोगों को रोजगार मिला और 23,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य के बजट में परिवारों के पैसे बचे हुए। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन 100 रुपए की आती है वो मोडिसिन 15 रुपए में आती है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप हंस भी रहे हैं कि मेडिसिन 100 रुपए में और मोडिसिन 15 रुपए में। जी हाँ, जो दवाइयों की दुकान पे 100 रुपए में मिलता था वो जन औषधि केंद्र में 15 रुपए में मिलता है, क्योंकि 85% से 90% तक सस्ता है। जो आप 1 लाख रुपए का स्टंट डलवाते थे, आप में से शायद ना पड़ा हो किसी को, लेकिन 1 लाख रुपया लगता था, आज वो 8,000 रुपए में मिलता है। मित्रों, यही नहीं, ये पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई भी। आगे खाद की कीमतें,
कांग्रेस का समय था 2012-13 की भी मैं बात बड़ी पुरानी क्या करनी, 2012-13 में भी इतनी लाठियां चली कि किसान को खाद कम लाठी ज्यादा पड़ी, और खाद किसान के खेत की बजाय लोगों की फैक्ट्री में ब्लैक मार्केटिंग में बिकती थी, और फसल का सीजन निकलता था तो खाद मिलनी शुरू होती थी। मोदी सरकार के 9 साल में ना खाद की कीमतें बढ़ने दी। आप देखिए पिछले 2 सालों में दुनिया में 3 गुना ज्यादा खाद और यूरिया के दाम बढ़ गए, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपए का बोझ भी किसी किसान के ऊपर नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी, और खाद की कमी भी नहीं आने दी, यूरिया की कमी भी नहीं आने दी। नेक्स्ट, अब किसानों के लिए 6,000 रुपया सम्मान निधि हम खाते में डालते हैं। 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। 2,40,000 करोड़ रुपया अब तक हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। भाई और बहनों, ये सोच कहां से शुरू हुई किसान कल्याण की, जब मंत्रालय का नाम ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रख दिया। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके लागत प्लस 50% मुनाफा देना शुरू किया। एमएसपी के दाम बढ़ाए, खरीद दुगनी से ज्यादा करने का काम किया। सिक्योरिटी नेट किसानों के लिए बनाया, अगर फसल बर्बाद हो गई तो फसल बीमा योजना से मुआवजा मिलेगा। 50% फसल नहीं, अब 30% फसल बर्बाद होने पर भी आपको मुआवजा मिलता है, और 1,35,000 करोड़ रुपया किसानों को अब तक मुआवजा मिल चुका है। और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना, सिंचाई योजना पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सपना पूरा हुआ। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का लाए और उससे वैल्यू एडिशन करने का काम किया। 23,023 योजनाओं को मंजूरी दे दी, 26,000 करोड़ रुपए, 23,600 करोड़ रुपए के लगभग मंजूर कर दिया, ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पैसे से और सुविधाएं मिल सकें। यही नहीं मित्रों, हम किसानों की आय को दुगने करने की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम रिकॉर्ड पैदावार भी कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े में आपको बताऊं, हमने रिकॉर्ड पैदावार खेतीबाड़ी के क्षेत्र में की, और ये अपने आप में दिखाता है कि 3305 लाख टन अनाज हमने पैदा किया, जिसमें से राइस यानी कि गेहूं, राइस यानी कि धान, ये हमने 1355 लाख टन इसको पैदा किया, और गेहूं की बात करूं तो 1127 लाख टन इसकी रिकॉर्ड पैदावार हुई। मक्के की बात करूं तो 359.13 लाख टन इसकी रिकॉर्ड पैदावार हुई। तिलहन ऑयल सीड्स की बात करूं तो 409.96 लाख टन ये पैदावार हुई। सोयाबीन लगभग 150 लाख टन। तो वहीं पर मस्टर्ड 125 लाख टन। तो गन्ना 4,942.28 लाख टन। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये तब हुआ जब सुविधाएं भी दी और खरीद भी की, और हमारे किसानों ने भी रिकॉर्ड पैदावार की है। मित्रों, आगे अगर मैं बताऊं तो किसानों के लिए तो हमने जो किया वो अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार के सोच में ही किसानों की भलाई थी, और उनको हम आगे बढ़ाना चाहते थे। कीमतों पर भी नियंत्रण डाला, और नई टेक्नोलॉजी चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, बाकी वो भी उपलब्ध करवाया। एफपीओस भी हम 10,000 से ज़्यादा बनाने का काम कर रहे हैं, और संस्थागत ऋण जो इंस्टीट्यूशनल लोन होता है वो 2013-14 में 7,30,000 करोड़ था, इस साल 20 लाख करोड़ कर दिया है। यानी कि किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा कम ब्याज दर पे दे रहे हैं। पीएम कुसुम जैसी योजना, सोलर पंप चलाने का काम भी हमने किया है। अब अगर सामाजिक न्याय की बात करूं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच, अंत्योदय, गरीब से गरीब व्यक्ति जो पंक्ति के अंत में खड़ा है उसका उदय करने की बात, उसकी भलाई का काम। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते, हम तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं, और सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को भी उच्च शिक्षा में
आरक्षण दिया, किसी का हक नहीं मारा, बल्कि 10% आरक्षण वहां दिया, सुविधा दी। आगे राज्य पिछड़ा आयोग, बहुत सारे लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, लेकिन हमने तो राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया और पिछड़ों के सशक्तिकरण में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। हम सेवा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग राजनीति में। आगे देखिए, 2014 से पहले आप डिसेबल्ड, विकलांग ये शब्द सुनते होंगे, अब आपको दिव्यांग और स्पेशली एबल्ड सुनने को मिलता है। ये शब्दों का बदलाव नहीं, ये सोच का बदलाव है, देखने का नजरिया बदला है, सुविधाओं में सुधार किया है और कैटेगरी 7 से बढ़ाकर 21 तक कर दी, जिनको इसमें गिना गया, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। आप देखिए, मोदी जी जब गुजरात में थे तो पैरालंपिक्स वालों को यहां पर बल देते थे, देश में गए तो उन्होंने ही 19 मेडल जीतने का काम किया और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतने का काम किया, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। सोशल जस्टिस मंत्रालय का बजट भी हमने दुगना कर दिया और हमने दिव्यांगों का भला और उनको सम्मान भी दिया और एक समान अधिकार देने का काम भी किया। नेक्स्ट, गति भी प्रगति भी। अब जब गति की बात आती है तो मेरे जो अपने क्रिकेट का समय याद आ जाता है कि किस स्पीड से बॉल की, क्या रन रेट रहा, कल कितना रहा भाई। कल तो मौसम ने गड़बड़ की, लेकिन आज आपको फिर देखने को मिलेगा। ऐसे कई बार गड़बड़ कांग्रेस ने भी की थी, जब गति भी रुक गई थी, प्रगति भी रुक गई थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद अगर आप अगली स्लाइड पे देखेंगे तो जो 74 एयरपोर्ट बने वो 2014 तक थे, यानी कि साल का एक नया एयरपोर्ट मिलता था। मोदी सरकार ने 9 साल में 74 बनाए, जो 8.2 है, यानी कि 8 गुना ज्यादा एयरपोर्ट बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। गति भी प्रगति भी। नेक्स्ट, ये देखिए, नेशनल हाईवेज कांग्रेस के समय 1362 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे और मोदी सरकार में 5985 प्रति वर्ष बनते हैं। कांग्रेस के समय 1362 किलोमीटर प्रति वर्ष बनते थे और मोदी सरकार में 5985 किलोमीटर प्रति वर्ष बनते हैं, जो लगभग 4.5 गुना ज्यादा है। गति भी और प्रगति भी। और अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो 2014 तक मात्र 3,80,000 किलोमीटर बने थे, लेकिन मोदी जी ने 9 साल में 7,35,000 किलोमीटर बना दिए। तो ये गति भी और प्रगति भी कई गुना ज्यादा है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे वाटरवे, कांग्रेस तो खाता नहीं खोल पाई थी, डक, लेकिन मोदी सरकार में सेंचुरी लगाने का काम हो रहा है। 111 वाटरवेज को चिन्हित करके नाम देके उन परियोजनाएं शुरू करने का काम, वो डक पर, और हम सेंचुरी लगाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगले में देखेंगे तो वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस सोच नहीं पाई थी, डक पर मोदी सरकार ने 4 साल में 20 वंदे भारत चलाई, जो सबसे तेज गति से चलने वाली, सबसे आरामदायक ट्रेन और बहुत समय बचाने वाली ट्रेन भी है, सुविधाजनक ट्रेन भी है। ये भी कई गुना ज्यादा है। अब मैं अगर मेट्रो की बात करूं तो 2014 तक 5 शहरों में थी, यानी कि 0.07 ऐड हुए पिछले 70 सालों में, जबकि मोदी सरकार में ये 1.6 शहर प्रति वर्ष हमने शामिल किए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम आज भारत में है। वी आर द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। 900 किलोमीटर बन गई और 900 किलोमीटर और बन रही है। भाई और बहनों, गति भी और प्रगति भी। नेक्स्ट, अब इससे पहले मैं कहूंगा, आप कहोगे बड़ा डक डक कर रहा था, बड़ा सेंचुरी कर रहा था, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां हम खाता भी नहीं खोल पाए, ना ही खोलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती चली गई। भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़े थे और मोदी ने 9 साल में एक भी घोटाला अपनी सरकार में नहीं होने दिया। ये सुशासन और ईमानदारी की पहचान है।
ये सिस्टम की जवाबदेही तय करने की पहचान है। मित्रों, इस स्लाइड पे देखिए, 15 नए एम्स बना दिए मात्र 9 सालों में। 70 साल में 7 बने थे, हमने 15 बना दिए। मेडिकल कॉलेज 700 नए बन गए 9 सालों में, 70 साल में 641 थे। और सीटें 70,000 के लगभग नहीं ऐड कर दी, जबकि 70 सालों में केवल 82,000 थी। ये केवल आंकड़े नहीं, ये स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुड़ी हुई बात है। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, ये एक्सेस टू हाइजीन एंड हेल्थ केयर की बात है। गरीब का बच्चा भी आज सोच सकता है कि मैं डॉक्टर बनना है, क्योंकि कैपिटेशन फी नहीं देनी पड़ेगी। सरकारी कॉलेज कितने खुल गए, सीटें कितनी बन गई। एम्स जैसे अस्पताल मेरे छोटे से हिमाचल प्रदेश में भी 1700 करोड़ रुपए का बन गया, मोदी जी के आशीर्वाद से बन गया। नेक्स्ट में देखेंगे फॉस्टरिंग इनोवेशन, आईआईटी हो, आईआईएम हो, यूनिवर्सिटीज हो। मित्रों, 70 साल से ज्यादा समय में 700 यूनिवर्सिटीज, और हमने 9 साल में 390 यूनिवर्सिटीज। देखिए, मात्र 9 सालों में 7 आईआईएम, आईआईटी बना दिए, और 10,000 के लगभग अटल टिंकरिंग लैब हमने बना दी, जिससे हमें स्टार्टअप से लेके बाकी साइंस की ओर भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ये सोच ही नहीं, ये गति भी और प्रगति ये मोदी सरकार के कारण हो पाई है। आगे, विश्व में पहला, आज तक तो हमने सुना नहीं था भारत ने पहला कुछ ऐसा काम किया। अब कई जगह हमें नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। विश्व में पहली बार ही हुआ तो हमारे यहाँ पे। आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी भारत का है। 40% दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होती है। पिछले साल 7400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई, 13,42,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें व्यापार लेन देन आमने सामने हुआ है। इसी तरह से नैनो यूरिया प्लांट, जो लिक्विड प्लांट है, 50 किलो का यूरिया का बैग नहीं अब उठाना पड़ेगा, इतनी सी बोतल नैनो यूरिया की आपको पूरे खेत में छिड़काव के काम आ जाएगी। ड्रोन जैसी सुविधाओं के कारण आज व्यक्ति नहीं, ड्रोन से स्प्रिंकलर स्प्रे भी हो जाता है, स्प्रे करने का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट, ये परियोजना है, ये कांग्रेस ने अटकाया, लटकाया, भटकाया, सब किया, मोदी ने पूरा करवाया। मोदी जी ने पूरा कैसे करवाया? सरयू नहर परियोजना लगभग 45 साल पुरानी थी, पूरी नहीं हो पाई, मोदी जी ने पूरी करवाई। ये कोसी रेल महासेतु 5 दशक लग गए, मोदी सरकार ने पूरा कराया। कोलम बाईपास, बोगीबील ब्रिज, आप देखिए साहब, ये अधूरे लटके पिलर नजर आते थे, उम्मीद ही नहीं नजर आती थी। मोदी आए तो उम्मीद भी जगी है, और ये पूरा भी हुआ। ये तो मैं केवल 4 स्लाइड दिखा रहा हूं, ऐसी 400 स्लाइड दिखा सकता हूं जो मोदी जी ने काम पूरे करके किए हैं। कांग्रेस ने अटकाया, लटकाया, मोदी जी ने पूरा कराया। नेक्स्ट, एयरपोर्ट हमारे जो बने सो बने, वो तो भव्य बने ही, अब हमारे रेलवे स्टेशन भी भव्य बने हैं, और अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, इकोनॉमिक सेंटर बने हैं। दुकानों से लेकर व्यापार करने का अवसर भी मिला, और सुविधाओं को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा देने का काम किया। रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी वहीं पर मिले। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के केंद्र भी बने। नेक्स्ट, ये विकास का अजूबा मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, ये केवल रेलवे का पुल नहीं है, ये कई सौ फीट नीचे से इस पुल को बनाया गया चिनाब नदी पर कश्मीर में, और ये आईफल टावर से 100 फुट ऊंचा है। कितना? जो कभी सोचा ना था वो भी करके दिखाया है। पहले ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल दुनिया भर में देखने को मिलते थे। पहले दूसरे देशों के हम वीडियोस देखते थे टीवी चैनल्स पर कि ये चीज कैसे बनी, इसके पीछे इंजीनियरिंग मार्वल कैसा है। आज भारत ऐसी चीजें बना कर दे रहा है। अगला दिखाइए, ये इंजीनियरिंग मार्वल। आप में से किसी को जाने का अवसर मिला? सबके हाथ खड़े हो गए। ये उस महान शख्सियत का है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिन्होंने 553 रियासतों को विलय कराकर सशक्त भारत की नींव रखी थी। लोह पुरुष सरदार पटेल, ये भी मोदी जी ही कर पाए, जो कभी सोचा ना था वो भी करके दिखाया। आज ये केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं, एक अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले हैं। नेक्स्ट, अटल टनल 10,000 फीट की हाइट पर मेरे हिमाचल प्रदेश में
अटल जी ने बनानी शुरू की थी। यूपीए के 10 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ, लटकाया कांग्रेस ने, पूरा कराया मोदी जी ने। और यही नहीं मित्रों, जो शब्द हम कभी पहले नहीं सुनते थे वो आज सुनने को मिलते हैं। सबसे लंबी सुरंग, सबसे ऊंचा पुल, सबसे तेज रफ्तार से हमने अपनी संसद बनाई, सबसे बड़ी हमने ये काम कराया। यानी कि सबसे लंबी, सबसे तेज, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, ये कभी हमारी भाषाओं में कभी आता ही नहीं था, कभी सुनने को नहीं आता था। आज यही आता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण, उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन के कारण उसका नतीजा है कि आज समय से पहले हम इसको पूरा कर रहे हैं। गति भी और प्रगति भी आगे। गति शक्ति परियोजना में कहां पे एम्स है, कहां पे पीजीआई है, कहां पे यूनिवर्सिटी है, कहां पे फॉरेस्ट है, कहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पे ट्रेन जा रही है, ये 1600 लेयर आ जाती है। और फिर प्लानिंग करने में पता चलता है कि हमें कहां से किस रेल नेटवर्क को निकालना है, सड़क को निकालना है, पाइपलाइन को निकालना है, और फिर उसमें गति मिलती है। नहीं तो पहले में अनप्लान तरीके से काम होता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान पूरे देश भर में किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नेक्स्ट, डिजिटल क्रांति। मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो कांग्रेस ने बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन आज आप देखिए, ई हेल्थ केयर की बात करें, ई पेमेंट्स की बात करें, ई एजुकेशन की बात करें, ई सुविधा की बात करें, ये हमारे सामने पिछले 5 वर्षों में हुआ है जी। जो कभी सोचते नहीं थे, जो कहते पेंशन भी जाना पड़ता था लेने के लिए, जो देने आता था कई बार वो भी कट मनी मांगता था। आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, सीधा खाते में पैसा आता है। कोविड के समय 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं के खाते में बटन दबाते ही 31,000 करोड़ रुपया चला गया। कैसे? टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। और जो जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इसके कारण खाते खुले भी और खाने वालों को बाहर किया भी। खाने वालों को खत्म कर दिया, खाते खोल दिए, आधार दे दिया, हाथ में मोबाइल फोन दे दिया, दुनिया का सबसे सस्ता डाटा दे दिया, और 133 करोड़ आधार, 48 करोड़ जनधन खाते। कांग्रेस कहती थी क्यों गरीब का खाता खुलवाते हो, क्या करेगा खाते का? मित्रों, 48 करोड़ खातों में आज 2 लाख करोड़ रुपया जमा है। वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। 32 करोड़ रुपए कार्ड बने हैं। यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज दुनिया में, सारी दुनिया मान रही भारत के साथ। 26 देशों ने संधि अब तक कर ली है। भारत के रुपए का क्या मान सम्मान बढ़ा है, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोगों ने कैसे माना है। और टेक्नोलॉजी का लाभ देखिए, जो डुप्लीकेशन होती थी, जो झूठे फर्जी कार्ड बनते थे, 4 करोड़ 71 लाख फर्जी राशन कार्ड को खत्म किया। 4 करोड़ 14 लाख फर्जी एलपीजी सिलेंडर्स को, कनेक्शन को खत्म किया। और देश के 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पैसे बचाने का काम मोदी सरकार ने किया। ये पारदर्शिता भी लाए, जवाबदेही भी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाए। अगला 4G 5G टेक्नोलॉजी भारत ने अपनी बना ली है। दुनिया के केवल 4 देश कर पाए हैं 5G टेक्नोलॉजी, भारत उनमें से एक है। जो सोचा ना था वो भी करके दिखाया है। अब 6G की ओर आगे कदम भी बढ़ाए हैं। सबसे सस्ता इंटरनेट। आज गरीब जो कभी सोचता नहीं था मोबाइल फोन होगा, आज वो डेटा कंज्यूम कर रहा है देश में। जो सोचा ना था वो भी करके दिखाया। डिजिटल लेन देन, व्यापारी सोचते कहां थे जी? 13,40,000 करोड़ का लेन देन पिछले 1 साल में हुआ। 7800 करोड़ ट्रांजैक्शंस के कारण। ये सिक्योर, रॉबस्ट, सोफिस्टिकेटेड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने का काम किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और पिछले पे अगर आप देखेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ में और आपके हाथ में और आपके हाथ में दिख रहा है, ये 5 साल पहले विदेशों से आते थे। भारत 95% से ज्यादा इंपोर्ट करता था, आज 95% इंपोर्ट नहीं। जो सेकंड लार्जेस्ट हमें इंपोर्टर थे, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट, निर्यात 1,85,000 करोड़ रुपया हुआ, जो उससे पिछले साल से 58% ज्यादा है। सोच बदली, देश बदला, आत्मनिर्भरता की और भारत को बढ़ाने का काम किया।
और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये नींव है उस सोच की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, मेक इन इंडिया बनाने की। और मैं कह सकता हूं जो कभी सोचा ना था वो भी हमने करके दिखाया है। देश को अपना 5G नेटवर्क, अपने मोबाइल फोन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर नई नई दिशाओं में नए नए काम करने का ये निर्यात रिकॉर्ड किया, यानी कि एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है। नीचे रोजगार के अवसर देखेंगे तो EPFO का डाटा बताता है कि 1,40,00,000 के लगभग नए रोजगार उत्पन्न हुए पिछले 1 साल में, और ये पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। रोजगार के अवसर इनफॉर्मल सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैं फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूं, 1,15,000 करोड़। और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जो हमारी कही जाती थी, क्या कहते थे, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में कहते थे। मात्र 9 वर्षों में लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम है। जो कोविड के समय कहते थे भारत करोड़ों लोग मर जाएंगे, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हमने सबको झूठा दिखाया है, क्योंकि नेता मोदी जी जैसा मिला है जिसने भारत का नेतृत्व ऐसा करके दिखाया है। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं मित्रों, और वहीं पर हमारे युवाओं ने भारत को इतना आगे बढ़ाया कि हम मात्र 7 सालों में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गए। 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम, 1 लाख के लगभग हमारी स्टार्टअप्स बन गई है, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, यानी कि एक कंपनी की 8-8 हजार करोड़ रुपए की कीमत ये युवाओं ने किया है, और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भी किया। आगे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें, हमने बहुत तेजी के साथ अपने स्थान में सुधार किया। हमने बहुत सारे पुराने कानूनों को खत्म किया, कंप्लायंस बर्डन को खत्म किया, और यही नहीं, हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे स्थान पर आ गए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर 2रे स्थान पे आ गए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर नंबर 1 आ गए, कई और क्षेत्रों में नंबर 1 बन गए। ये तब हुआ जब नंबर 1 नेता देश ने चुना, उसने देश को भी आगे बढ़ाने का काम किया, गति भी और प्रगति भी। मित्रों, युवा शक्ति, मैंने पहले कहा, यूनिकॉर्न नेक्स्ट, ये युवा शक्ति को लेकर 35 साल बाद नई शिक्षा नीति आई, समग्र शिक्षा की हम बात करते हैं। देश के हर वर्ग ने इसको स्वागत किया, और अब लागू भी हर सरकार इसको कर रही है। स्किल इंडिया के माध्यम से फ्यूचर वर्क्स 4.0 जो नई हमारी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग, हम इस पे भी प्रशिक्षण देंगे लाखों युवाओं को। 30 स्किल इंडिया सेंटर खोलेंगे, इंटरनेशनल सेंटर खोलेंगे, और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलेंगे। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम मोदी सरकार इन 3 सालों में करेगी। और खेलों में तो मोदी सरकार ने कमाल किया है, 874 करोड़ का बजट बढ़ाकर 2762 करोड़ कर दिया, जो 3 गुना से ज्यादा है। खेलो इंडिया जैसी योजना ले आए, टॉप्स जैसी स्कीम ले आए, और हमारे खिलाड़ियों ने भी टोक्यो ओलंपिक्स में 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 21 मेडल और 22 गोल्ड मेडल जीतने का काम। और अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 1 नहीं 4 बेटियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का काम और गोल्ड मेडल जीतने का काम भी किया। ये मोदी जी के कारण, नेतृत्व के कारण, जो कभी सोचा नहीं था वो भी पूरा किया है। आगे विरासत भी विकास भी। आप कहेंगे विरासत और विकास का क्या लेना? अरे मोदी जी के पंच प्रण में जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई कह रहे थे, विकसित भारत बनाना है, पहला प्रण। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, दूसरा प्रण। गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना है, अपनी कला संस्कृति साहित्य को संजोना है, बढ़ाना है, आगे करना है। अरे हमने नया संसद भवन तो बनाया, विकसित भारत बनने की ओर कदम भी बढ़ाया। अमृत काल में आजादी का अमृत महोत्सव बनाते देश को नया संसद भवन देने का काम कोई और नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। परंपराओं को निभाने का काम किया। सेंगोल, जिसको किसी ने नेहरू जी की छड़ी कहकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया था, उसको पूरी परंपराओं के साथ वापस मान सम्मान के साथ
लोकसभा स्पीकर के, लोकसभा के सदन में वहां पर सजाया है। मित्रों, छोटी बात नहीं है। आप देखिए, सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, अयोध्या धाम, और जो कभी सोचा ना था भव्य राम मंदिर का निर्माण कर ये भी सपना पूरा किया है। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, आधारभूत ढांचा इतना सुदृढ़ किया कि अब ये अर्थव्यवस्था के केंद्र बने, लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। आप जाइए कभी काशी विश्वनाथ, 5-5 गुना ज्यादा टूरिस्ट हो गया। सोमनाथ के आंकड़े देखिए, कई गुना ज्यादा टूरिस्ट हो गए। अरे केदारनाथ की यात्रा कितनी मुश्किल होती थी, 4 धाम यात्रा के लिए सड़कों से लेके बाकी सुविधाएं शुरू कर दी, रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी। आज वहां पर लोग वापस चले गए जो पलायन करते थे, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर दिखने शुरू हो गए। आगे और आगे आगे कनेक्टिविटी, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट को मैं कहूं सूर्योदय तो होता था, विकासोदय अब पूर्वोत्तर में हो रहा है। विकास की गंगा अब बह रही है, विकास का उदय अब हुआ है, जब नए पुल, नए एयरपोर्ट, नए हाईवेज वहां पर बनने शुरू हुए। कनेक्टिविटी इज द की। कांग्रेस लुक ईस्ट पॉलिसी के आधार पर चलती थी, मोदी जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आधार पर चलते हैं। और पूर्वोत्तर का विकास मोदी जी ने जो किया है, वो कांग्रेस 70 साल के अगले 700 साल होता तब भी न कर पाती। अगला ये देखिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार, गुजरात से ज्यादा कौन जान पाएगा। माधवपुर गेट किसी ने किया पहले, किसी ने नहीं। कहां मणिपुर, कहां माधवपुर। देखिए, ये मिलन, ये संस्कृति का प्रचार प्रसार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मोदी जी ने किया है। सौराष्ट्र तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, ये कोई कल्पना भी नहीं करता था जी, ये मोदी जी के कारण संभव हो पाया। ये केवल नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति नहीं, पूरे भारत की कला, साहित्य, संस्कृति को आज दुनिया भर में नई पहचान दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आगे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए तो नए नए आयाम स्थापित किए। गुजरात बहुत बड़ा उदाहरण है साहब। रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या शानदार काम किया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। आज देश ने जो 2025 का टारगेट रखा था 2021-22 में पूरा कर दिया। जो 2030 का टारगेट है हम 2025 में पूरा कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। एथेनॉल का हमने कहा था 10% मिक्स करना, हमने वो भी कर दिया, 25% की ओर बढ़ने जा रहे हैं, समय से पहले कर दिया। और तो और अब हमने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, प्रति व्यक्ति भी अपना योगदान कैसे पर्यावरण को बचाने में दे सकता है, आज दुनिया ने मोदी जी की सोच को सराहा है और उसको अपनाने का काम कर रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट आज अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना है। और आगे अगर मैं कहूँ नमामि गंगे की बात, जो गंगे को, माँ गंगा को प्रदूषित करने का काम ही पिछली सरकारों के समय हुआ, स्वच्छता अभियान में, नमामि गंगे अभियान में, उसमें बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम हुआ। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। मित्रों, हम कुछ भी कर लें, आप जितने मर्जी चैनल चलाएं, जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगाएं, जितने मर्जी पैसे कमाएं, अगर सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं। सुरक्षित है तभी सुख चैन की नींद सो पाते हैं। अपनी सेनाओं को मजबूत करने का काम मोदी सरकार ने किया। ये INS विक्रांत युद्धपोत की तस्वीर है, जहां पर शिवाजी महाराज के उस समय की नौसेना का इंसिग्निया का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। ये परंपराओं को निभाने का काम फिर एक बार मोदी सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सामने आपको उदाहरण देखने को मिलता है। अगली स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो देश को सुरक्षित रखने के लिए हम 26/11 के बाद साइलेंट मोड वाली सरकार नहीं, मौन वाली सरकार नहीं, हम स्ट्राइक करने वाली सरकार है। कहीं पे भी घुसकर मारेंगे लेकिन देश को सुरक्षित रखेंगे। मोदी जी ने करके दिखाया है। आज देश अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करता है जितना आज से पहले कभी नहीं किया, क्योंकि एक मजबूत नेता मिला है, निर्णायक सरकार मिली है। आप देखिए 370, पिछली स्लाइड पे 370, जो कभी सोचा नहीं था धारा 370, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी किया। प्रदीप भाई बघेला जी यहाँ पे बैठे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे गुजरात के।
हर संघवी जी जो अभी गृह मंत्री है वो उस समय युवा मोर्चा के महामंत्री थे। हम लोग कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने गए थे क्योंकि फौजियों पर पथराव रुके, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो, तिरंगे का अपमान ना हो, कश्मीर हिस्सा बना रहे भारत का। तो हमारे ऊपर जो अत्याचार किए गए, इनके पीठें तक तोड़ने का काम, जेल में डालने का काम किया। मुझे जेल में बंद कर दिया, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, हमें जेल में बंद कर दिया। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मुझे आज भी याद है। और 1992 में अगर मैं बात करूं तो मोदी जी राष्ट्रीय महामंत्री के नाते जब मुरली मनोहर जोशी जी के साथ कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने गए थे तो गोलियों की बरसात के बीच में फहराया था। आज उसी देश में जहां धारा 370 खत्म करने का कभी सोचा ना था, वो भी मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है। पिछले साल जब कहा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो कश्मीर की गली गली गांव गांव में भी तिरंगा लहराया था। कैसे? जो कभी सोचा ना था वो भी पूरा करके दिखाया। ये मजबूत सरकार के कारण सुरक्षित देश महसूस कर रहा है। नेक्स्ट पे देखिए, 1 लाख करोड़ का उत्पादन हमने रक्षा उत्पादन देश में कर दिया साहब। 400 आइटम्स हमने इंपोर्ट करनी बंद कर दी, अब आत्मनिर्भर भारत में यही बनाते हैं। कांग्रेस ने 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, मोदी जी ने 3 साल में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर दे दी। स्नो सूट, स्नो बूट यहां पर बनाकर देती है। लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज यहीं बन रहे हैं। तोप, बारूद, गोले यहीं बन रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने पत्थर तो अपने यहां पर लगा लिया लेकिन फैक्ट्री नहीं लगाई, मोदी जी ने वहां पर जाकर रायबरेली में लगवाई। हम भेदभाव नहीं करते, हम देश को मजबूत करने का काम करते हैं। और सेना को आधुनिक हथियार दिए तो सीमा पर सड़क और पुलों को निर्माण तेज गति से किया है। बड़ी बड़ी सुरंगें, सड़कें, पुल बनाने का काम किया है। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत हमारे लोग जो बाहर विदेशों में थे, सीरिया, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, नेपाल और अब सूडान, इन सब देशों से युद्ध की स्थिति में से 19,000 भारतीयों को भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लाई। और अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम, अगर इस कमरे में भी लड़ाई हो जाए ना तो हम में से किसी बड़े नेता के कहने पे भी आप शायद रुकोगे नहीं, लेकिन किसी दूसरे देश में युद्ध चल रहा था, मोदी जी ने फोन किया तो रशिया और यूक्रेन ने युद्ध विराम करके भारत के हजारों लोगों को बाहर निकलने का अवसर भी दिया। 23,000 भारत के छात्र छात्राओं को बगैर गोली लगे वापस लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, ये सब संभव हुआ जब नेता ऐसा मिला है। और यहां पर देखिए, कोविड महामारी के समय आप अपने दफ्तर जाने में भी संकोच करते होंगे, एक गांव से दूसरे गांव जाने में, लेकिन दुनिया के देशों से 2,97 लाख लोगों को भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट से लाकर वापस लाए। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। नेक्स्ट, G20 ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से, एक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हमने पिछले वर्ष अध्यक्षता खत्म की थी, तो इस साल G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़े गौरव सम्मान की बात है। हमें अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, भारत के बढ़ते कदमों को, अपनी परंपराओं को, सबको दिखाने का अवसर दुनिया के सामने मिल रहा है। और दुनिया भर के लोग कहते हैं दुनिया भर के G20 देखे, भारत तो ऐसे नए आयाम स्थापित कर दिए कि भविष्य में बाकी देशों को करना बहुत मुश्किल होगा। ये मोदी जी ने करके दिया, देश के लोगों ने। नेक्स्ट, जब ग्लोबल लीडर की बात करता हूं तो मित्रों, गुलामी की मानसिकता से बाहर तो निकाला है, भारत को गौरव दिलाने का काम भी किया। इटली की प्रधानमंत्री कहती है, मैं किसी और देश की नहीं, इटली की प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर, दुनिया के सबसे प्यारे लोकप्रिय नेताओं में से मोदी हैं। पुतिन ने क्या कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने, कि मोदी इज अ ट्रू पैट्रियट। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी सीट छोड़कर मोदी जी के गले लगाने का काम किया। कुछ ने ऑटोग्राफ मांगने का काम किया तो किसी ने पांव छूकर गले लगाकर अभिनंदन स्वागत किया। आज दुनिया भर के देशों के लोग एक के बाद दूसरा, और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दुनिया के विकसित देशों में जिनका नाम आता है,
वो भारत को कितना आदर सम्मान दे रहे हैं, भारत के नेता को कितना आदर सम्मान दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो अगली स्लाइड पे दिखेगा कह दिया, मोदी इज द बॉस। ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सशक्त नेता के साथ साथ भारत के तिरंगे को सबसे सशक्त दुनिया का झंडा बनाने का काम भी किया है। तभी तो यूक्रेन में दूसरे देश के लोगों ने भी तिरंगा हाथ में पकड़कर सुरक्षित निकलने का काम किया। जो तिरंगा पूर्व की सरकारों में कश्मीर में जलाया जाता था, कहीं और जलाया जाता था, आज दुनिया के देशों में भी तिरंगे को मान सम्मान दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। जो कभी सोचा ना था वो भी किया है। नेक्स्ट, इसलिए मैं देश का आभार करना चाहता हूं। देश का आभार इसलिए कि उनके एक एक वोट ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 1984 के बाद 2014, 2019 में बनाई, निर्णायक सरकार बनाई। तभी तो इन 9 सालों में जो कभी गुजरात से देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते थे, आज भारत से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं मेरे भाई और बहनों। ये मान सम्मान देश का है, 140 करोड़ भारतीयों का है। और इस मान सम्मान को निरंतरता के साथ जारी रखना है, उसके लिए स्थिरता भी जरूरी है। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज द की फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, फॉर एनी कंट्री। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये स्थिरता भी रहेगी, निरंतरता भी रहेगी, विकास ऐसे ही जारी रहेगा, गति प्रगति रहेगी। और जो आपने कभी सोचा ना था वो हुआ है। गरीबों को पक्के मकान, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त कोविड की वैक्सीन से लेकर अन्य काम जो कभी सोचे न थे वो भी पूरा कर किया है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, ये काम पूरा नहीं हुआ है जी, ये अभी शुरुआत है। ये तो आधार रखा है, फाउंडेशन रखा है मोदी जी ने। किसका? विकसित भारत बनाने की अभी आधार 9 सालों में रखा है। और सुपर पावर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। जो सम्मान देश को मोदी जी ने दिलाया है वो तभी हो पाया जब सेवा भाव के साथ काम किया, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए और गरीबों के कल्याण के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई। तो मैं यही कहूंगा मित्रों, अभी लंबी दौड़ है, दौड़ अभी लंबी है, रास्ता लंबा तय करना है, विकसित भारत बनाना है और तब तक रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। चरेवेती चरेवेती चरेवेती। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो सब इसी 9 साल पे पूछना है तो पूछ लो भाई। नहीं, 9 साल पे कार्यक्रम है आज, 9 साल के कार्यक्रम पे किसी को पूछना है? कुछ राजनीतिक दलों की सोच में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिनके अपना समय भ्रष्टाचार में डूब गया, जो पशुओं का चारा खाने से नहीं हटे और जिन्होंने गरीबों को जॉब के बदले प्लॉट, वो भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहे हैं। उनका भविष्य उसी ताबूत में है जो उन्होंने दिखाया है, क्योंकि जनता उनको उसी ताबूत में खाता नहीं खोलने देगी। वहां पे भी एज वी से द लास्ट नेल इन द कॉफिन विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन फॉर देम। चलिए साहब आगे। देखिए, देश के सामने एक बहुत बड़ा पल, आजादी के अमृत महोत्सव पर देश को नया संसद भवन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र की जननी को, एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा क्षण जो हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस करवाए। और उस समय मोदी जी का, मोदी ने कहा जहां एक और हमने संसद भवन दिया है, वही उनको इस बात की खुशी है
कि 4 करोड़ के लगभग लोगों को पक्का मकान भी बना कर दिया है, 12 करोड़ शौचालय भी बना कर दिए हैं, गैस का कनेक्शन भी है, धुएं से मुक्ति भी दी है, नल से जल देने का काम भी किया है, एक और पर्यावरण को बचाने का काम किया, तो यहाँ इको फ्रेंडली भवन भी दिया है, सुविधाओं से लैस भी किया है, विकसित भारत को बनाने के लिए नए नए कानून बनाने के लिए एक ऐसा भवन दिया है जहां से हमारे न्याय बनाने, जो कानून बनाने वाले हमारे एमपीज के लिए बड़ी सुविधाओं से लेकर नए कानून बनाने का काम भी करने वाले हैं। अब मित्रों, जहां पे आपको स्थान दिया गया किसी ने नहीं रोका। कुछ दिन पहले कैंडल मार्च भी हुआ, अनुमति मिली तो हुआ, आप धरने पर थे तब भी हुआ, किसी ने नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस ने कहा हम एफआईआर दायर करते हैं, एफआईआर दर्ज की, जांच चल रही है, सबको अपने बयान दर्ज कराने चाहिए और जांच पूरी होगी तो उचित कार्रवाई भी होगी। भाई 9 साल पे है तो भाई बोलिए, पूछिए। बहुत सारा, अरे बुलेट ट्रेन देश की पहली गुजरात को मिल रही है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के काम से लेके आपके अन्य प्रोजेक्ट्स को देखो, आज देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात में आ रहे हैं। गुजरात तो एक मॉडल स्टेट के रूप में दुनिया के देश के बाकी राज्य देखते हैं गुजरात की ओर। और मैं तो ये कहता हूं गुजरात तो भाई अग्रणी राज्यों में से एक है जो सबसे आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत से लेके बाकी सब तक गुजरात की ओर से देखने को मिलता है। मनसुख भाई जल्द पूरा करवाएंगे। अच्छा, कितनी सीट एक्सपेक्ट करते हो आप पूरी कंट्री में, अब जब इलेक्शन होने वाला है तब नेक्स्ट ईयर? देखिए, जब उम्मीद की किरण मोदी जी में नजर आती है, वो तो देख लिया प्रेजेंटेशन में, और हमें नहीं, दुनिया को उम्मीद भारतीयों और भारतीयता में नजर आती है, भारत के नेतृत्व में नजर आती है, तो निश्चित तौर पर ये जो स्थिरता, निरंतरता और पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये अगली बार भी 300 पार ही होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप किया है कि अच्छे दिनों की भाजपा की अमृतकाल की यात्रा ये महंगाई की जलूट यात्रा बन चुकी है। मैं खुली चुनौती देता हूं खड़गे जी को भी कि दुनिया भर के आंकड़े लें, अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देशों में जहां कभी इन्फ्लेशन या महंगाई की बात नहीं आती थी, वहां पर भी कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ी और भारत ने उन देशों की तुलना के मुकाबले महंगाई पर बहुत नियंत्रण रखा। कांग्रेस के समय न वैश्विक संकट था, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई 12 से 14% थी। कितनी? 12 से 14%। मैं 12-13 की ही बात कर रहा हूं। कांग्रेस कभी अपने आंकड़ों को उठाकर देखे, उनके समय बैंक बंद होने की कगार पर खड़े थे, महंगाई चरम सीमा पर थी, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा था और कांग्रेस के पास उस समय कोई जवाब नहीं था, ना नेता थी, ना नीति था, ना नीतियां थी और नीयत में भी खोट था। सर्वधर्म प्रार्थना वहां पर हुई और इससे विपक्ष का झूठ साफ नजर आता है। सर्वधर्म प्रार्थना, पूरे देश के विपक्ष के पार्टियों को सबको बुलाया गया, सभी सांसदों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। हाँ, कुछ नेताओं का संसद में आना, क्या वे एमपी बनने पर प्रतिबंध लग गया, जिस तरह प्रतिबंध मीन्स कि उनकी चले गए, एमपी नहीं बन पाए, तो अब वो पहले बहाने ढूंढते थे कि पार्लियामेंट का सेशन ना चले, अब बहिष्कार करते हैं। पहले बहाने और अब बहिष्कार तक आ गए हैं।
जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। बहाने संसद ना चलाने के थे, बहिष्कार नए संसद भवन का है। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे। जनता कभी माफ नहीं करेगी साहब। और ये मौका था, इनको इसी बहाने संसद देख लेते हैं। नया संसद भवन देख लेते इसी बहाने।